साइंस में एक कदम और बढ़ते हैं। पिछले लेक्चर में हमने द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड के तहत अच्छे से समझा कि क्या क्या आई से रिलेटेड डिफेक्ट हैं। हमने उसकी रेमेडीज़ भी आपको बताई। हमने उस लेक्चर में, एक ही लेक्चर हुआ हमारा इसके ऊपर, हमने आपको बेहतरी से ये समझाया कि रिफ्रैक्शन का सिद्धांत आँखों के साथ कैसे काम करता है, आप चीज़ों को कैसे देखते, पहचानते, समझते हैं, और एक नॉर्मल आई कैसे बिहेव करती है। इसे हमने उसकी पावर ऑफ एकोमोडेशन के कंसेप्ट से समझाया। इसी पावर ऑफ एकोमोडेशन के आधार पर हमने कृतिका डिफेक्ट्स भी करा दिए, जिसमें मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, एस्टिग्मेटिज्म एंड प्रेसबायोपिया हमने डिस्कस किया। आज हम एक सूत्र और आगे बढ़ रहे हैं, आगे कंटेंट को उठाते हैं। आज के लेक्चर में मेरा पहला प्रश्न आपके सामने है कि व्हाई डू वी हैव टू आईज फॉर विजन एंड नॉट जस्ट वन। हम दो आंखें ईश्वर ने हमें क्यों दी हैं देखने के लिए, एक क्यों नहीं? ये मेरा आपसे प्रश्न है। दैट्स माय क्वेश्चन। और मेरा नहीं है, किताब का ही है, मुझसे भी प्रश्न है ये। उसका कारण है, आप कुछ नहीं करें, अभी बैठे बैठे एक एक्सपेरिमेंट करें। दोनों आंखों से देख रहे हैं? ओके, एक आई को क्लोज कर लीजिए, फिर आंख खोल लीजिएगा, फिर इसको क्लोज करिएगा, देन ओपन दिस। जब हम एक आंख से देखते हैं तो हमें 150 डिग्री तक का व्यू आता है, ये एक बात। लेकिन हमें दो ही डायमेंशंस नजर आते हैं, वर्ल्ड फ्लैट हो जाता है हमारे लिए। आई बात समझ में? डेप्थ लैक हो जाती है, डेप्थ लैक हो जाती है, डेप्थ नहीं रहती। लेकिन जैसे ही आप दूसरी नेत्र को भी ओपन करते हैं तो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट एग्जिस्टेंस में आते हैं। तीसरा डायमेंशन, 2 डायमेंशन के साथ तीसरा डायमेंशन एंटर होता है, दैट इज द डेप्थ। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्टीरियोप्सिस। इट इज द स्टीरियोप्सिस। जैसे कि बायनोकुलर्स की बात करें या फिर आप आंखों की बात कर लें, दिमाग दो एजेंट्स के वाया मिली हुई इल्यूमिनेशंस को जब आपस में जोड़ करके कंपाइल करता है तो वो एक परसेप्शन आपको देता है इमेज का, दैट इज द डेप्थ ओरिएंटेड परसेप्शन। दैट प्रोसेस इज स्टीरियोप्सिस। सो फॉर द प्रोसेस ऑफ स्टीरियोप्सिस, ईश्वर ने हमें 2 आंखें फ्रंट पे दी हैं, फोरहेड के साइड्स में नहीं। हिरन की तरह, हिरन के नेत्र साइड में होते हैं क्योंकि उसके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है 360 डिग्री व्यू, क्योंकि वो एक शिकार है, वो प्रे है, और उसका शिकार करने के लिए आएगा एक प्रेडेटर, दैट इज द लायन। लायन की आंखें एकदम गाड़ी की हेडलाइट की तरह सीधी होती हैं ताकि शिकार को वो अच्छे से देख पाए। लेकिन हिरन को हर समय चौकस और सतर्क रहना है। आंखें इस तरह से दी होती हैं साइडों में ताकि वो अपने बैक तक भी ध्यान से ऑब्जर्व कर सके, कोई किसी दिशा से आ तो नहीं रहा। तो प्रे एंड प्रेडेटर, शिकार और शिकारी बायोलॉजिकल एवोल्यूशन में इस तरह से एवोल्यूशन कर गए हैं कि उनकी आंखों की पोजीशन महत्व रखती है उनके जीवन यापन में। मनुष्य को ईश्वर ने फ्रंट में 2 आंखें फोरहेड के सामने दी हैं क्योंकि हमने 360 डिग्री व्यू को कॉम्प्रोमाइज किया फॉर द पर्पज ऑफ द स्टीरियोप्सिस। हमें डेप्थ ज़्यादा जरूरी थी एज कंपेयर टू द 360 डिग्री व्यू। आई बात समझ में? यह बिल्कुल वैसा है जैसा आपके सामने मैं एक एक्वेरियम की फोटो रख दूं, वो बिल्कुल वैसा है जैसा आप एक आंख से वर्ल्ड को देख रहे हैं, एक्वेरियम की फोटो। लेकिन दूसरी आंख को खोलते ही दुनिया बिल्कुल वैसी हो जाती है जैसे फोटो नहीं, पूरा एक्वेरियम। अब फोटो नहीं है, अब एक्वेरियम है, आपको डेप्थ दिखेगी। आप प्लीज अभी एक्सपेरिमेंट करिए, आप ठंडे दिमाग से, जिदबाजी में ना आकर के आंख प्यार से बंद करें और सीधी रखें। यू विल फील द फ्लैट वर्ल्ड। ओपन, यू विल फील द डेप्थ। यहां से वहां तक की डेप्थ फील होगी। क्लोज, यू विल फील द फ्लैट वर्ल्ड। ओपन, डेप्थ। सो 180 डिग्री विद द डेप्थ, दैट इज द पर्पस ऑफ द 2 आईज। आंखें कुछ सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, आंखें कुछ सेंटीमीटर की दूरी पर है, इसलिए एक आंख से और दूसरी आंख से, आप दोनों एक आंख से देखें और अब दूसरी आंख से देखें,
ऑब्जेक्ट थोड़ा डिफरेंट नज़र आता है। ये थोड़ी दूरी का ही अंतर है। इन दोनों सोर्सेस से लेकर के जब दिमाग इस इमेज को प्रोसेस करता है तो सारी एडेड इंफॉर्मेशंस को प्रोसेस कर देता है और फिर आपको देता है एक परफेक्ट पिक्चर। देखा ईश्वर ने हमें कैसा बनाया? आंखें हैं सदा के लिए। ओके, जब आप बच्चे होंगे आपको याद आता होगा, ऐश्वर्या राय एक ऐड देने आती थी कि अपनी आंखें दान कीजिए, आई डोनेशन। मैंने भी अपनी आंखें दान की हैं। तब हम बड़े घबराते थे सोच के, आंखें दान कर दी इसने, अब इसकी आंखें निकाल लेंगे। बाद में बहुत बहुत बड़े होने के बाद किसी ने समझाया, जब डेथ होगी उसके बाद, यानी कि आपकी मृत्यु के बाद भी आपकी आंखें जीवित रहती हैं। लेकिन ये नहीं है कि मुर्दा पड़ा हुआ है जाकर के 100 महीने बाद निकाल के ले आओ, 10 दिन के बाद ले आओ, आंखें ले आओ, ऐसा नहीं है बेटा। 4 से 6 घंटे का एक समय होता है। बॉडी जब डेड हो गई 4 to 6 आवर्स का समय है। इमीडिएटली आई बैंक में कॉल करिए, आई बैंक वाले आएंगे। 10 से 15 मिनट का एक प्रोसेस है, आपकी आंखें निकाल लेंगे और डिसफिगर भी नहीं होने देंगे, खराबी भी नहीं कोई होने देंगे। आंखें निकाल करके डेडिकेटेड मैनर में लेकर के जाएंगे प्रॉपर, और फिर उसका टेस्ट वगैरह करेंगे, सूटेबिलिटी देखेंगे, और जिस भी किसी को लग सकती है उसको लगा देंगे, और अगर सूटेबल नहीं है, लग नहीं सकती, तो फिर रिसर्च इंस्टीट्यूट में, एम्स या फिर अदर मेडिकल कॉलेजेस में चली जाएंगी। वहाँ पर आप लोग स्टडी करना उसकी। पढ़ने के लिए बच्चों को असली आंखें दी जाती हैं ना, वो कहाँ से आती हैं? ऐसे ही आती हैं। और कहाँ? चलते फिरते लोगों की निकाल ली कि कॉलेज में चाहिए, चल दे। तुम भी यार कई बार बड़ा फन करते हो। और नकली आंखों से तो असली आंखों की पढ़ाई कराई नहीं जा सकती। बेटा डॉक्टर बनना कोई आसान नहीं है, बॉडी वॉडी सब सामने रहती है। असली मुन्ना भाई में दिखाया था ना, असली के शरीर पड़े रहते, कहते काटो, काट कूट करके 36 बार स्टिच लगाए होते हैं। इज़ नॉट ईजी सिमी। ओके, शुक्र मनाओ आपने ये कर ली है बीटेक। इसी को आई डोनेशन के कॉन्सेप्ट के हिसाब से सिविल सर्विसेज हमेशा ऐसी रोज़मर्रा की ऐसी चीज़ें पूछ लेता है प्रैक्टिकल। जैसे इस बार वो सल्फर लाइट और वो एलईडी का कंसेप्ट, आप कंफ्यूज कर जाते हैं कुछ बातों में, जिनमें मैं कंफ्यूज आपको होने नहीं दूंगा। आप अक्सर इस बात की गलती कर लेंगे कि डायबिटीज़ वालों की आंखें नहीं लग सकती। अरे मैं पूछता हूँ, हाय वो कोई कंटेजियस डिजीज़ है? वो कोई फैलने वाली बीमारी है? डायबिटीज़ एक से दूसरे में फैलती है? बताओ। डायबिटीज़ वाले का जूठा खा लिया डायबिटीज़ हो जाएगी आपको, या उसने आपको छू लिया या छींक दिया तो आप कहेंगे अरे रब्बा शुगर हो गई अब तो मुझे। हाइपरटेंशन ये कोई फैलता है? बेटा अस्थमा ये कोई फैलता है? सच थिंग्स ये फैलती नहीं। दे आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस है अगर, तो आप वो आंख इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गड़बड़ मत करिएगा, गलती मत करिएगा। डायबिटिक, हाइपरटेंसिव, अस्थमा पेशेंट्स, इस तरह के और कई नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस से जूझ रहे लोगों की आंखें प्रॉपर ली जा सकती हैं, लगाई जा सकती हैं। लेकिन कम्युनिकेबल डिजीजेस जो कंटेजियस हैं, जो फैलते हैं रोग, वो आंखें नहीं। पता है बिल्कुल फिट है, बस नेत्रहीनता है, आंख किसी की लगाई, कंटेमिनेटेड, फैलने वाला रोग था, आंख से फैल गया, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे कई तरह के रोग हैं, कुत्ते के काटने से रेबिस फैलता है। अब रेबिस से ग्रस्त आदमी की आंख लगवा ली तो रेबिस आप में भी आ जाएगा। टेटनस, लोहा, सड़क, किसी भी जंगाली चीज़ से चोट लग जाए टेटनस फैल जाता है, इसलिए टेटनस का टीका लगवाना बहुत जरूरी है। टेटनस फैला हो, कहीं बिजलियाँ चमक जाएं अगर आसमान में, धनुष ठंटर बीमारी हो जाती है, ऐसे करके शरीर पूरा कटने लगता है, ऐसे रैप हो जाते हैं हम थोड़ी देर के अंदर ही। इसलिए इट इज़ वेरी वेरी मैंडेटरी, इसलिए बचपन से ही टेटनस लगाए जाते हैं हमें, और हमें कहते हैं हर 6-6 महीने पर लगवाते रहा करो, क्योंकि छोटे हल्के से स्निक से भी फैल जाता है, फैलने पे ऐसी चीज़ है। तो टेटनस, हेपेटाइटिस बी, सी, इस तरह की बीमारियां, काले पीलिए जिसे हम कहते हैं, कॉलेरा, ज़बरदस्त फैलने वाली बीमारी है, कम्युनिकेबल डिजीज़ है कॉलरा। कॉलरा वाला आदमी अगर कोई कहीं डिफेकेशन कर दे और वो उस चीज़ पर बरसात का पानी पड़ गया और वो पानी कहीं पौंड में, लेक में, अंडरग्राउंड चला गया और वो आपने पी लिया, फैल गई बीमारी। आई बात समझ में? उस पानी से खाना बन गया, चावल बन गए, जिंदगी नष्ट। ऐसी बर्बादियाँ होती हैं बेटा। मेनिंजाइटिस, दिमागी बुखार, फैल जाते हैं, बैक्टीरिया वायरस दोनों से हो जाते हैं ये। एंसेफेलाइटिस, दिमागी इन्फ्लेमेशन, फैल जाते हैं। ये सारे के सारे कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं। ल्यूकेमिया, ऐसी कोई भी समस्याएं अगर आपको आ रही हैं, एड्स, हेपेटाइटिस बी, सी, रेबिस, ल्यूकेमिया, टेटनस, कॉलरा, मेनिंजाइटिस, एंसेफेलाइटिस, ये सब चीज़ें अगर आपको हैं तो ये फैल जाएगा।
फिर समस्या हो जाएगी आपको। आई बात समझ में? ओके। अच्छा, ल्यूकेमिया क्या होता है वैसे? ब्लड कैंसर जैसी परिस्थितियाँ। ये जब बॉडी में हद से ज़्यादा हो जाएगा तो ब्लड वेसल्स तो है ना आंखों में, तो ब्लड तो उसमें रेजिडुअल रहेगा, तभी आंख जिंदा है एक लंबे समय तक। ऐसी आंख अगर लगाएंगे तो हो सकता है हमें भी, हमारे अंदर भी वो सेल्स फिर फर्दर डेवलप हो जाए, कैंसर सेल्स। तो इसलिए फिर ल्यूकेमिया वाली आंख भी नहीं लगती। अगर किसी का एक्यूट ल्यूकेमिया है तो वो नहीं लगाई जाती फिर। ओके, तो आंख बंद करके अब आंसर कर देना कि ये वाली नहीं लगती, वो वाली लग जाती है। किसी भी एज का, किसी भी सेक्स का आदमी दे सकता है, औरत मर्द कोई भी, एज कोई भी। जवान आंख लगानी है ऐसा नहीं। कैटरेक्ट की प्रॉब्लम हो गई, आंख लगेगी। आई बात समझ में? मतलब आप ये कहें कि भाई मेरे को तो कैटरेक्ट की समस्या, कैटरेक्ट की समस्या क्या है? लेंस धीरे 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 हार्ड पड़ने लग जाता है, तो उसकी समस्या आने लग जाती है। एकोमोडेशन की पावर घटने लग जाती है, धीरे धीरे डार्क होने लगता है, उसमें डार्कनेस आने लगती है, तो अपन बीमार हो जाते हैं। हम बीमार मतलब कि दिखना बंद हो जाता है, फिर डॉक्टर सर्जरी करके रेक्टिफाई कर देते हैं। इसे कैटरेक्ट कहते हैं। 2 तरह की बीमारियां आती हैं ना, काला मोतिया, चिट्टा मोतिया, इस तरह की समस्याएं होती हैं ना जीवन में, सेट कर देते हैं डॉक्टर। कैटरेक्ट से जूझ रहे हो, लगेगी आंख। आई साइट वीक है, लगेगी आंख। जो मर्जी है, आंख लगेगी तुम्हारी, मतलब आंख तुम्हारी किसी को लग जाएगी। बड़े पैमाने पर लोग नेत्रहीनता से जूझ रहे हैं। अधिकतर लोग इसमें से 12 साल के छोटे बच्चे रहते हैं, और इनमें से अमूमन लोग कॉर्निया के डिफेक्ट की वजह से जूझ रहे हैं। उनके कॉर्निया के आगे ही काम नहीं जा रहा, रोशनी नहीं जा रही, इस वजह से। तो आपकी एक आंख का लिया कॉर्निया 4 आंखों को रोशनी देता है बेटा। आपकी आंख जब लेकर के जाएंगे ना, जरूरी नहीं कि आंख ही लेके फिट कर दी अगले में, आपका कॉर्निया ले लेंगे, कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन, और एक आंख 4 आंखों को रोशनी देने की क्षमता रखती, 4। आई बात समझ में? दैट इज द पावर ऑफ द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ द कॉर्निया और द पावर ऑफ द डोनेशन ऑफ द आई। करना, अगर धर्म की परिस्थितियां अलाउ करें, ये सब कारण धर्म और सामाजिक कारण है जिसकी वजह से अपन डोनेट नहीं करते, है ना। पुनर्जन्म की कहानियां और बाकी सब चीज़ें, तो वो कहते हैं कि भाई जो पितर हैं, जो आत्मा है, अंधी ही कर देनी है हमने मारने के बाद, कल को आंखें नहीं रहेंगी तो कैसे विचरेंगे वो देवलोक में जाकर के। ऐसे सारे विचार है जो हमें डोनेशन की तरफ जाने नहीं दे रहे। अदरवाइज तो विश्व भर में डोनेशन जम के होता है। दक्षिण भारत में बड़ा डोनेशन होता है, उत्तर में कम होता है। तो सामाजिक, धार्मिक, कल्चरल, सांस्कृतिक मान्यताएं ऐसा करने नहीं देती, अन्यथा इसमें कोई परहेज नहीं। ओके, इतनी बात समझ में आ गई भाई? इसमें कोई दिक्कत? आपकी आँख की रोशनी कमज़ोर है, किसी की आँख की रोशनी कमज़ोर है, वो कहे मेरी तो लग नहीं सकती किसी को। सच है कि झूठ है? झूठ। कैटरेक्ट हुआ है, लग सकती कि नहीं लग सकती? शुगर हुई है, डायबिटीज़, लग सकती कि नहीं? बीपी यानी कि हाइपरटेंशन लग सकती कि नहीं? सांस की बीमारी, दमा, अस्थमा, लग सकती कि नहीं? कॉलरा हुआ है, लग सकती कि नहीं? नहीं बेटा, रट्टे नहीं मारना कृतिका। और लेक्चर में आग नहीं लगानी, चंगा ध्यान से लेक्चर सुनना है। इतनी कहानी समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। रिफ्रैक्शन सारा समझा अब तक। प्रिज्म के वाया रिफ्रैक्शन के कंसेप्ट को समझते हैं। सिम्मी एक मिनट में सब समझाएंगे। सिम्मी, सबसे पहला सवाल ये पूछता हूँ मैं कि प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म वो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है जो, पहली बात तो ट्रांसपेरेंट है। पहली बात क्या है? ट्रांसपेरेंट। 3 डायमेंशनल पत्थर लेके मत बैठ जाना ना, और फिर कहोगे 3 डायमेंशनल तक वर्ड ट्रांसपेरेंट, रोशनी पार होनी चाहिए उसमें से, पहली कंडीशन। 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है ये, 2 डायमेंशनल नहीं है, पेज पे ड्रॉ किया हुआ कुछ नहीं है, हाथ में पकड़ के ऐसे देखते हो एप्पल की तरह। 3 डायमेंशनल है। कैसे सेटिस्फाई करेंगे आप प्रिज्म की कंडीशंस? 3 कंडीशंस। इसके दोनों बेस यानी कि 2 एंड आइडेंटिकल होने चाहिए। ओके, यानी कि एक तरफ, अब मुझे देखो इतनी आकृतियाँ बनानी नहीं आती, आप बस ऐसा इमेजिन कर लीजिए कि एक तरफ, इस तरफ ट्राइंगल है तो उस तरफ भी ट्राइंगल है, आइडेंटिकल है। इस तरफ अगर स्क्वायर है तो उस तरफ भी स्क्वायर होना चाहिए, आइडेंटिकल। दोनों ही एंड पैरेलल होने चाहिए। इस तरफ अगर इस तरह से ट्राइंगल है, इस तरह से ट्राइंगल है, तो उस एंड का भी ट्राइंगल ऐसा ही होना चाहिए, इन्वर्टेड नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर ये पैरेलल नहीं होंगे। तो एंड्स आइडेंटिकल हों, यानी कि बेसेस, आप इसको या तो ऐसे रखेंगे टेबल पर, या तो ऐसे रखेंगे तो ये बेस है, या ऐसे रखेंगे तो ये बेस है, या आप इसको एंड्स कह सकते हैं। तो दोनों एंड्स या 2 बेसेस
इसके आइडेंटिकल हों और पैरेलल भी हों। डन। और जो इसके सरफेस हैं लेटरल सरफेसेस वो फ्लैट होने चाहिए। लेटरल सरफेसेस क्या होने चाहिए? फ्लैट होने चाहिए। ओके। तो इसी तरह से अगर एंड्स ट्रायंगुलर हैं, एंड्स ट्रायंगल हैं, आइडेंटिकल हैं, पैरेलल हैं, ऐसे में ये एक सरफेस हुआ, ये दूसरा सरफेस हुआ, ये तीसरा सरफेस हुआ, तो इसका मतलब ये है कि ये लेटरल सरफेस एक दूसरे की तरफ इंक्लाइंड हैं। ओके, ये इंक्लाइंड होने चाहिए। क्लियर कहानी? ये जो हमने अभी चर्चा की ये ट्रायंगुलर प्रिज्म था। रेक्टेंगुलर प्रिज्म भी होता है। इसके दो आइडेंटिकल बेसेस थे, दो आइडेंटिकल एंड्स थे, दोनों ही पैरेलल थे, और तीन लेटरल सरफेस थे जो कि फ्लैट थे, 1 2 3। लेकिन इसके अलावा सपोज कीजिए बेसेस और एंड मान लीजिए या तो रेक्टेंगल है या स्क्वायर है। सपोज कीजिए स्क्वायर है तो उसका लेटरल सरफेस 1 2 3 4, चारों के चारों लेटरल सरफेस फ्लैट हैं, दोनों एंड आइडेंटिकल हैं और दोनों ही एंड पैरेलल हैं। ये भी प्रिज्म है, कभी गलती ना करना। जिंदगी भर हम फंस जाते हैं ये सोच करके प्रिज्म सिर्फ ये होता है, नहीं। प्रिज्म अगर इन तीन कंसेप्ट पे खरा उतर रहा है फिर वो प्रिज्म है। जैसे कि ये ट्रायंगुलर है और वो वाला रेक्टेंगुलर प्रिज्म है, उसके लेटरल सरफेसेस 4 हैं, इसके लेटरल सरफेसेस 3 थे। तो 3 लेटरल सरफेसेस एंड द 4 लेटरल सरफेसेस। एंड्स दोनों के ही 2 होते हैं। कंडीशन, एंड्स मस्ट बी आइडेंटिकल, एंड्स मस्ट बी पैरेलल, लेटरल सरफेसेस मस्ट बी फ्लैट। लेकिन एंड्स सर्कुलर है, ऑब्वियसली सर्कल है तो पैरेलल ही होगा, इसका पैरेलल इनवर्स कैसे हो सकता है? सर्कल सर्कुलर है, पैरेलल है, बट सरफेस लेटरल सरफेस सर्कुलर है, प्रिज्म नहीं है, हालांकि ये ट्रांसपेरेंट भी था। ओके, प्रिज्म की कहानी समझ में आई? अब तक जीवन में हमने ये समझा था कि ये ज्यादा एक्शन भी अच्छे नहीं लाइनें टेढ़ी हो जाती हैं। अचीवर्स की बात सुनते ही खुश हो गए हम तो। चलो इधर देखो, ये अगर हम मानते हैं कि ये एक मीडियम है, दैट इज द डेंसर मीडियम। सपोज कीजिए ये रेयरर मीडियम है, रेयरर डेंसर। ओके, और हमने अब तक ये पढ़ा है कि ये अगर सिंपल फ्लैट ग्लास स्लैब है, इट इज अ सिंपल फ्लैट ग्लास स्लैब, देन this must be the air and this must be the air column, optically rarer medium, and this is the glass column, optically denser medium। रिस्पॉन्स नहीं कर रहा यार, रिस्पॉन्स करो। हैं, रिस्पॉन्स करना पड़ेगा। अब अगर हम इस कंसेप्ट के हिसाब से देखें तो क्या हो जाता है? अच्छा यार, रेयर डेंसर उल्टा बना लेते हैं ताकि मैं ज़्यादा खूबसूरती से पढ़ा सकूँ। इधर इसको ऐसा कर लो, ये रेयर कर लो और ये जैसा किया वैसा ही ठीक है, बार बार बदलना नहीं चाहिए स्टैंड। इतनी बात समझ में आई? ओके। अब नॉर्मल परिस्थितियों में होता क्या था? नॉर्मल परिस्थिति में ये होता था, इसका क्या नाम देना चाहते हो? हैं? एपी? बेटा एपी टिल्लों के जमाने गानों में इसका ये इंसिडेंट रे है, एपी ए से आप, पी से पटवारी ये इंसिडेंट रे है बेटा, एपी यूपी नहीं है, डेंसर मीडियम से आ रही है। और ये क्या है बेटे? ये पॉइंट क्या है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। और ये क्या है? मीडियम, मीडियम है ना, मीडियम की बाउंड्री, मीडियम की बाउंड्री। तो यहां पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे क्या ड्रॉ करूंगा? नॉर्मल। ओके, नॉर्मल ड्रॉ कर दी। तो ये जानी कैसे चाहिए थी? ऐसे, ऐसे जानी चाहिए थी ना, सीधी। लेकिन जब डेंसर से रेयर में आती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है ना, तो ये इस तरह से चली जाएगी। डन है भाई? तो इस बाउंड्री लाइन पर ये हमें हल्की सी डिस्प्लेस होती नजर आई, जैसे कि ग्लास में डली हुई पेंसिल, पेंसिल का खाली ग्लास पानी नहीं है, वो वाला हिस्सा तो ऐसे आ रहा होता है, पानी के आगे वाली पेंसिल आधी आगे को दिखती है, हल्की सी डिस्प्लेस ऑन द पॉइंट ऑफ द इंसिडेंस, बिट डिस्प्लेस्ड, बट इट इज पैरेलल। ये जो इमर्जेंट रे है, यानी कि ये जो रिफ्रैक्टेड रे है,
it is somewhere parallel to the incident ray. It is a bit displaced at the point of incidence, but it is parallel. इतनी बात समझ में आई? ओके, इतनी बात दिमाग में फिट रख लेना। अब चीज़ों को थोड़ा बदलते हैं। वो क्या है? ये रे ऐसे गई तो ये क्या थी? रिफ्रैक्टेड रे। इसको हम इस केस में इमर्जेंट रे भी कह लेते हैं। ओके, इट इज इमर्जेंट रे। अब अगर हम चीज़ों को बदलें तो ये देखो, ये यहां पर गिरी तो इसको जाना सीधे चाहिए, ये किधर को जाएगी? क्लियर? जाना सीधे चाहिए पर ये किधर को जाएगी? ओके, नॉर्मल से अवे जा रही है ना? ये एग्जैक्ट इस तरह से जाएगी। ओके, यानी कि ये जो इंसिडेंट रे है, इसकी ये जो रिफ्रैक्टेड रे है यानी कि इमर्जेंट रे है, दैट रिफ्रैक्टेड रे इज एक्चुअली परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल. It is like this. This is normal and this is the refracted ray. This is normal, this is the refracted. So the refracted ray is exactly perpendicular to the normal. Then this particular angle is the critical angle. It is the critical angle. When the refracted ray is perpendicular to the normal, this is the critical angle. इसके बाद अब आपको जो अचीव होगा वो ये होगा, क्या अचीव हुआ? सेम ही मीडियम में रे रिफ्रैक्ट हुई। जिस मीडियम में रे इंसिडेंट हुई थी उसी मीडियम में रे का इमर्जेंस हो गया, उसी मीडियम में रे का रिफ्रैक्शन हो गया। ये है रिफ्रैक्शन, लेकिन हमें दिख रिफ्लेक्शन की तरह रहा है। ये कंसेप्ट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को जन्म देगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो एक पर्टिकुलर एंगल पर जब इंसिडेंट रे आकर के पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर फॉल कर रही है तो उस समय में रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के परपेंडिकुलर गई, ये क्रिटिकल एंगल है। इस क्रिटिकल एंगल के बियॉन्ड अब जब इंसिडेंट रे उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर आ रही है तो रिफ्रैक्टेड रे भी एग्जैक्टली उसी सेम मीडियम में है जिसमें इंसिडेंट रे है। तो इंसिडेंट मीडियम में ही रिफ्रैक्टेड रे भी पाई जाएगी और एंड इट इज लाइक रिफ्लेक्शन। ओके, दिस कंसेप्ट इज इंपॉर्टेंट। प्रिज्म के केस में ये कहानी घटित होती है। इट्स द सेम थिंग इन द केस ऑफ द प्रिज्म। ओके, अमूमन क्या होता है, अगर हमारे सामने एक तरह से ये एक फ्लैट ग्लास स्लैब है और हम इस पर इस एंगल से अगर हम लाइट फॉल कर रहे हैं तो ये लाइट सीधे आगे निकल जाती है सिंपल ग्लास स्लैब से। तो वाइट लाइट आपने एंटर कराई, वाइट लाइट ही आगे चली गई, क्योंकि सिंपल कंसेप्ट जो जन्म ले रहा है वो रिफ्रैक्शन का कंसेप्ट जन्म ले रहा है। आई बात समझ में? लेकिन प्रिज्म के कंसेप्ट में ऐसा नहीं होगा। प्रिज्म के कंसेप्ट में ये जो इंसिडेंट रे है ऑफ लाइट, इस लाइट के अंदर जो डिफरेंट स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स हैं वो सभी के सभी स्पेक्ट्रम्स आपको दिखने शुरू हो जाते हैं। सभी के सभी स्पेक्ट्रम्स क्या हो जाते हैं? दिखने शुरू हो जाते हैं। ये है सबसे ब्यूटीफुल एस्पेक्ट, डिफरेंट स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स। ओके, डिफरेंट बैंड ऑफ कलर्स। इसलिए हम सरकार के द्वारा ये कहा जाता है कि इस स्पेक्ट्रम बैंड की नीलामी, उस स्पेक्ट्रम बैंड की नीलामी और उस स्पेक्ट्रम बैंड की नीलामी। तो हर स्पेक्ट्रम का अपना एक बैंड है। ओके, और उसको फर्दर और तोड़ा नहीं जा सकता। अब इस हिसाब से अगर हम चलें तो आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें घटित होती हैं। पहले मैं एक एग्जांपल दूंगा, फिर हम दूसरे एग्जांपल के वाया इसको समझेंगे। पहले एग्जांपल के वाया अगर हम समझें तो वो ये है, कंसेप्ट देखिए आप। सपोज कीजिए आपके सामने प्रिज्म है, ओके, और आपने ये रे ऑफ लाइट यहां पर इंसिडेंट कर दी, दैट इज द रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हुआ, ओके,
और अगर ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है तो नॉर्मल कैसे ड्रॉ होगा? दिस विल बी द नॉर्मल। ओके, दिस विल बी द नॉर्मल। ड्रॉ कर दें। ये नॉर्मल ड्रॉ हो गया आपका। ये इंसिडेंट रे था, और अगर ये नॉर्मल है तो ये एयर था, ये प्रिज्म है, ये ग्लास है, ये ऑप्टिकली रेयर मीडियम है, ये ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है। तो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में रे ऑफ लाइट टूवर्ड्स द नॉर्मल जाती है या अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है? टूवर्ड्स द नॉर्मल। इस रे ऑफ लाइट को जाना कैसे चाहिए था? ऐसे। ये रे ऑफ लाइट जाएगी कैसे? ऐसे जाएगी कि नहीं जाएगी? ये रे ऑफ लाइट इस मैनर में जाएगी। ओके, दिस द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, but it is not the emergent ray. We have to wait for the emergent ray. Okay, in that case the same ray is the refracted ray and the same ray is the emergent ray, because we were talking about a glass slab simply. Now we are talking about the prism. Okay, अब ऐसे में जैसे ही ये इस यहाँ पर आकर के इसको टकराएगी, यहाँ पर आकर के टकराई, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बन गया अब। और अगर ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है तो अब नॉर्मल कैसे ड्रॉ होगा? ऐसे, इस मैनर में नॉर्मल ड्रॉ करोगे बेटा, इसी मैनर में नॉर्मल ड्रॉ होगा ना मेरे बच्चे। पता नॉर्मल ड्रॉ करने के तरीके क्या हैं? ये यहाँ पर इसने आकर के इसको स्ट्राइक किया ना, तो आप यहाँ पर एक फ्लैट लाइन लगा लिया करो, उस हिसाब से नॉर्मल ड्रॉ हो जाता है। ओके, तो ये यहाँ से इसको काट ही देते हैं, ये नॉर्मल ड्रॉ हो गया। ओके, दिस इज द नॉर्मल। और ऐसे में जब आप डेंसर से रेयरर मीडियम में एंटर कर रहे हैं तो टुवर्ड्स द नॉर्मल होते हैं या अवे द नॉर्मल? अवे द नॉर्मल। तो ये रे ऑफ लाइट को जाना ऐसे चाहिए था, पर ये जाएगी ऐसे, ऐसे। ओके, नॉर्मल से अवे, तो ये इस मैनर में जाएगी। ये इमर्जेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे थी। ओके, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इमर्जेंट रे। द एंगल, एक्चुअली व्हाट यू विल ऑब्जर्व, इंसिडेंट रे के ही सेम एंगल पे इमर्जेंट रे है। इंसिडेंट रे यहां से गई, सेम इमर्जेंट रे आपको यहां पर रिसीव हुई। आई बात समझ में? एंड दैट पर्टिकुलर एंगल इज द एंगल ऑफ डेविएशन। इट इज द एंगल ऑफ डेविएशन। ये प्रिज्म के केस में होता है। ओके, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच के एंगल को हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। इसको इस डी लेटर से दिखाते हैं। ओके, एंगल ऑफ, प्रिज्म के केस में ये करना आपने सीख लिया। ये इतना ही बताना था, कहानी इससे ज्यादा है, उसको हमें समझना जरूरी है कि वो कैसे काम करती है। सपोज कीजिए कि आप प्रिज्म के साथ काम कर रहे हैं। प्रिज्म मैं असली बनाता हूं ना, लेकिन एक ही बार में। इस बार का प्रिज्म थोड़ा बेस हिला हुआ है, बट इससे ही मतलब है अपन को, ऊपर वाले जुगाड़ से मतलब है, बाकी तो कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, सपोज कीजिए कि आपने ये रे ऑफ लाइट, ये इंसिडेंट रे है, पहले प्रिज्म बड़ा बना लिया, अब चुकंदर सा बना के बैठे हैं। बड़े कामों के लिए बड़ी चीजें बनानी पड़ती हैं। ओके, क्योंकि बड़े बड़े मुल्कों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, तो छोटी गड़बड़ियां जो है बड़ी चीजों में छुप जाती हैं। किसी को पल्ले भी नहीं पड़ती है। वैसे हमने गड़बड़ी करनी क्यों है? इंसिडेंट रे क्लियर? एक्चुअली में व्हाट विल हैपन सिमी, कि ये जो इंसिडेंट रे है, जब इसमें देखो, आपको तो जो रिसीव हो रहा है, आप तो उसी के बेस के सबके समझेंगे ना अंदर क्या चल रहा है, लेकिन जो रिसीव हो रहा है उसको ट्रेस करते हुए पीछे तो जा ही सकते हैं ना कि अंदर ये चल रहा था। आपको जो रिसीव हो रहा है, आपने देखा माय गॉड 7 कलर्स, आप तो खुश हो गए, लेकिन 7 कलर तो बेटा प्रिज्म के बाहर मिले ना आपको।
अगर प्रिज्म के अंदर क्या है ये देखने के लिए 7 कलर पे चढ़ के अंदर घुस जाओ प्रिज्म के, हम रीट्रेस कर सकते हैं ना चीज़ों को, फॉरवर्ड ट्रेसिंग, रीट्रेसिंग, ये 2 महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। इसलिए अब मैं अंदर भी बनाने जा रहा हूँ, वो घबराना नहीं। ओके, देखिए इसके अंदर 7 कलर हैं, 7 कलर स्पेक्ट्रम्स, और हर कलर की अपनी अपनी वेवलेंथ है, और उसमें से सबसे कम वेवलेंथ वायलेट की है और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेड की है। और ओ माय गॉड, इंटेलिजेंट बच्चों की असाइनमेंट्स, 2 मिनट की भी देरी करूंगा तो करियर खराब होने लगेगा। ओनली सोल्यूशन इज टू फोकस ऑन लेक्चर, क्योंकि इनको लेक्चर ही तो चाहिए। ओके चलिए, अब जब मैं इसके अंदर इस रे ऑफ लाइट को लेकर के जाऊंगा तो जो रिफ्रैक्टेड, अरे हटे ही नहीं है क्या बात है, वाईफाई बंद कर दिया जो कि चल भी नहीं रहा था, नेट चल रहा था। इसके अंदर जो क्रिएट होंगी 7 कलर, लेकिन हर कलर की अपनी वेवलेंथ होने की वजह से हर कलर का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी डिफरेंट, एंड देयर विल बी सबसे लीस्ट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किसका होगा, दैट इज द रेड, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वेवलेंथ है, सबसे कम प्रभावित होता है वो, सबसे ज्यादा वेवलेंथ की वजह से सबसे दूर तक यात्रा करता है वो, सबसे कम प्रभावित हुए बिना यह गुजरता है, और इसकी सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होने की वजह से इसका सबसे कम एंगल से रिफ्रैक्शन होगा, और हर बैंड का अपनी अपनी वेवलेंथ के मुताबिक रिफ्रैक्शन होगा, बेंडिंग होगी, इसलिए तो अलग अलग दिखे 7 रंग। वरना हमने थोड़ी ना जाकर के वहाँ पर काले पेन से लाइनें बनाई थी कि रेड के बाद वायलेट के बाद इंडिगो, इंडिगो के बाद ब्लू लाइनें लगा, ये तो प्रभु की लीला है। लेकिन वायलेट के बाद इंडिगो, इंडिगो के विब वायलेट, इंडिगो के बाद ब्लू, ब्लू के बाद ग्रीन ग्रे बेटा से अपनी मर्जी से नहीं घुसेड़ देना कुछ भी। ओके, ग्रीन, ये अलग अलग क्यों दिखे, क्योंकि अलग होने का कारण सबकी अपनी वेवलेंथ थी, सबका अपना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हुआ। तो रिफ्रैक्टेड रे का इंसिडेंट रे से कलरों के मुताबिक एंगल अलग अलग होगा, उस हिसाब से ये ऐसी होंगी। ध्यान से समझो, सबसे ऊपर सबसे टॉप पे जब अपन विब गियर बनाते हैं तो सबसे ऊपर सबसे टॉप पे रंग कौन सा देखते हो, सबसे ऊपर रेड। ओके, उसके बाद कैसे विब गियर याद करते हैं रिवर्स मैनर में चलाकड़े, ऑरेंज, उसके बाद सारी चलाकियां जानते हैं टीचर, येलो, उसके बाद ये येलो क्या बनाया है ना, इन्फिनिटी नेक्स, ग्रीन, ग्रीन, उसके बाद हैं ब्लू, और उसके बाद इंडिगो, और वायलेट, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इस तरह से ये इंद्रधनुष बनता है। रेनबो ऐसे नज़र आता है आपको, टॉप पे लाल लाल नज़र आता है सारा। ओके, तो यहाँ भी ऐसा ही कुछ होगा ना मेरे भाई, होना चाहिए ना। तो यहाँ पर भी सबसे ऊपर जो बहुत कम रिफ्लेक्ट होगा, बिल्कुल हल्का सा, ज़्यादा ही करा दिया मैंने, इतना भी बहुत होता है, ये कोई ज़्यादा कम नहीं। इस पे मैं इतना इतना लिख दूं, आपका बन जाएगा काम, आर लिख दूं, रेड। ओके, ये क्या है, ओ, ये क्या है, ये क्या है,